गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 11th, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका पार्ट बी आपका शुरू हो चुका है, जिसका नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या नाम है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसी आधार पर हम चलते हैं आगे के लिए। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा वो हम आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक सामने लिखा हुआ है अफबाउ नियम, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? अफबाउ नियम। ये जर्मन देश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक परमाणु मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे अफबाउ नियम कहते हैं। तो ठीक है ना, क्या होता है मतलब, देखिए अफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना, ठीक है ना। जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। इंग्लिश की बात करें तो इसको कह सकते हैं टू मेक, build up, to make और build up। यानी अफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना, ठीक है ना। और इसी आधार पर यानी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर को निर्माण करना, परमाणु की संरचना का निर्माण करना, इस बारे में बताने के लिए मिस्टर अफबाउ ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसके अनुसार, तो यहाँ लिख सकते हैं फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लिख सकते हैं। क्या नियम होगा? इन्होंने क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले उपकोष से उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश पाते हैं। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। यानी उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले उपकोष से उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश पाते हैं। क्लियर हुई बात? यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा सॉरी जिसकी ऊर्जा कम होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा ऊर्जा में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा में, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं। आई बात समझ में? अब आइए देखते हैं कि हम इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ऊर्जा लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो क्या होगा भैया? 1s 2s एंड 2p, 3s 3p और 3d हो जाएगा, 4s 4p 4d एंड देन 4f हो जाएगा, 5s 5p 5d और 5f हो जाएगा, 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d। इतना बहुत, ठीक है ना। ये इन्होंने ऊर्जा का बढ़ता क्रम रखा, लेवल डायग्राम बनाया। अब इसको कुछ इस प्रकार से बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन में 2s चलना है, लेकिन पीछे से ही आगे आएंगे, इधर से इधर नहीं जाना है, हमें लौट कर पहले पीछे जाना है, तब पीछे से आगे आना है। फिर इसके बाद ये इस तरह से हर बार हमें पीछे जाना है और पीछे से जाकर आगे आना है, ठीक है ना। ये इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब ये कुछ सीरियल देखेंगे। तो सबसे पहले मिला 1s, फिर मिला 2s 2p, है ना। 2s के बाद कौन मिला? 2p 2p के बाद कौन मिला? 3s 3s के बाद कौन मिलेगा? 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d
फिर 4p, फिर 5s, फिर इसके बाद में आ जाता है आपका 4d, 5p, ये देखिए क्रम से चलते आएंगे। 5p के बाद 6s मिलेगा, 6s के बाद पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिला 4f, फिर 5d, 6p और 7s, यानी 5d, 6p, 7s। उसके आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 5f, 6d, 7p, इसके बाद हमारा हो जाएगा 6f और 7d, है ना। ये हमारा सॉरी एनर्जी लेवल डायग्राम है। क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम है, जिसकी सहायता से हम किसी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा करें। ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा करेंगे। समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग अपनी फेयर में नोटबुक भी बना सकते हैं, बना लीजिएगा, आपके 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये कंपटीशन लेवल जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे तब भी ये काम आने वाले। ठीक है ना। तो अब मैं इसको साफ किए दे रहा हूं। देखिए थोड़ा सा एक जनरल चीज बताता हूं, इस क्रम को याद करने का तरीका। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है यार, रफ वर्क है, इसे पेपर में नहीं नोट करेंगे। तो देखिए क्या डायग्राम बनाते हैं एनर्जी लेवल का। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p एंड देन 4s। ये चार चीज़ें याद कर लेंगे, 4 क्रम तक याद हो जाएगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से इसे याद कर सकते हो। उसके बाद हम लगा देंगे एक DPS। क्या लगाएंगे? DPS, है ना। ये हमारा कितना आया है? बाहरी आउटर सेल कितनी है? बाहरी कक्षा कितनी है? 4। एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 एंड 5। ये हमारा एक DPS तैयार हुआ। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सेम मैच करता है। 4s के बाद 3d, 4p, 5s, है ना। फिर इसको याद करने के लिए पुनः DPS लगाएंगे, जैसे कि हमें यहाँ तक याद है और फिर किसी बड़े तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो वो नहीं हो पाता, है ना। तो उसको करने के लिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने क्रम को जारी रख सकते हैं। ये कितना आया? 5। यहाँ पर एक कम करेंगे 4, 5 एंड 6। ये देखिए DPS कंप्लीट हो गया। और ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट है 4d, 5p, 6s, है ना। उसके बाद में आपका आता है 4f और फिर पुनः DPS लगा देंगे। तो बाहरी कक्षा कितनी है? बाहरी कक्षा 6 है। एक कम करेंगे तो 5, 4, 6, सॉरी उल्टा हो गया, 5, 6, 7। ये हमारा DPS कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। ये रहा 4f के बाद 5d, 6p, 7, 5d, 6p, 7। ठीक है। इसके बाद हम 5f लगा देंगे और फिर DP लगा देंगे, क्योंकि 7 ही कक्षाएं होती हैं, s नहीं तो यहाँ पे 7 आया था, एक कम कर देंगे यानी कि 6 हो जाएगा, 7p हो जाएगा। ठीक है, ये DP हो जाएगा। इस तरह से आप DPS लागू करके आप यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्रम को तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब कुछ आपवाव नियम के उदाहरण देते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, आपको समझना है। तो क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। क्वेश्चन बना, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, जिसमें आपका पहला तत्व कार्बन दे रखा है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सीरियल की बात वही आती है। सबसे पहले कौन आता है? 1s। और पिछले वीडियो में मैंने आपको लिखाया था सभी कोषों में कि s कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, p में कितने होते हैं, d में कितने होते हैं। मैंने आपको लिखाया था s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं।
इसी के अकॉर्डिंग विन्यास करना है। तो 1s है, 2 भर देंगे, 1s के बाद 2s आता है। s से मतलब s होगा चाहे वो 1s हो चाहे वो 5s हो, अगर वो s है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। 2s के बाद हमारा क्रम आता है 2p। क्या आता है? 2p। p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन देखिए 2 और 2 4 आपके इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और आपको मात्र करने 6 हैं, तो बचे कितने? 2। तो 2p में 2 भरेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, किसी भी हालत में कम तो हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। अब ये 1 लिखा हुआ है, 1 माने पहली कक्षा में ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये 2 और 2 2 बार लिखा है, ऊपर के जोड़ देंगे तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है ना, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आपका सवाल नंबर अगला है F9, फ्लोरीन 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो ये हो जाएगा क्या? 1s2 2s2 2p5 है ना, 5 2 7 7 2 9। तो 2 पहली कक्षा में 2 2 और 2 दोनों के जोड़ेंगे तो 5 और 2 जोड़ के कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और F9 के बाद अगला आपका जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है Cl17। इसका विन्यास करेंगे तो Cl17 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। देख लेते हैं, 2 और 2 4 4 और 6 10 10 2 12 और 5 17, यानी कि 3p में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। पहली कक्षा में कितने हैं? 2। दूसरी कक्षा में 6 और 2 8। तीसरी 2 बार लिखी है, 5 और 2 मिला देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका होगा Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है ना, Mn25 का करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ऊपर के जोड़ लेते हैं, कितने हो गए? 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अभी हमें 5 कम है तो 4s के बाद आपका 3d आता है, d में 5 हो गए। ठीक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी 2 बार है, जोड़ देंगे 6 2 8। तीसरी देखो 1 2 एंड 3 बार है तीसरी, तो जोड़ेंगे 6 2 8 8 और 5 13 और चौथी में 2 है। ये आपका विन्यास होगा। अगला एग्जांपल है Kr36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब कितने हो गए? 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अभी 6 कम है तो इसके बाद आएगा 4p6। ये हो जाएगा पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6 2 8, तीसरी में 3 बार होगी 6 2 8 और 10, यानी कि 6 2 8 और 10 18 और चौथी में 8 2 और 6 8। ठीक है ना, इस तरह से विन्यास होता है। आगे देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया Zn30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो 30 का कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। ये हो जाएंगे। तो पहली कक्षा में कितने आए? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 6 2 8 और 10 18, चौथी कक्षा में 2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अगली हेडिंग आपकी शुरू होती है ऑफ बाउ नियम के अपवाद। यानी आपकी आवर्त सारणी में 118 तत्व रखे गए हैं। उन 118 में से सारे तत्व ऑफ-बाउ नियम का पालन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं
जो आप वाव के नियम से थोड़ा सा विचलन प्रदर्शित करते हैं, अलग हट जाते हैं, तो जो तत्व आप वाव के नियम का पालन नहीं करते वो कहलाएंगे आप वाव नियम के अपवाद। आई बात समझ में कि नहीं? वो क्या कहलाएंगे? आप वाव नियम के अपवाद। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि वे तत्व या परमाणु जो ऑफ वाव नियम का पालन नहीं करते अपवाद कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? वे तत्व या परमाणु जो आप वाव नियम का पालन नहीं करते अपवाद कहलाते हैं। वे तत्व या परमाणु जो आप वाव नियम का पालन नहीं करते हैं अपवाद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, तो पहला है क्रोमियम 24, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप वाव के अनुसार होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, ठीक है ना। ये होता है आप वाव नियम का। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो ये होना चाहिए आप वाव के अनुसार, बट ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। सही तरीका क्या है इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है आपका Cu29, तो इसकी बात करते हैं, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। ये होना चाहिए, बट ये होता नहीं। क्या होगा इसका सही विन्यास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉपर 29 के बाद में। अगला एग्जांपल होता है हमारा MO42, ठीक है ना। क्या होता है? MO42 मोलिब्डेनम 42। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो देखिए क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड 4d4, ठीक है ना। 4d4 ये हो जाएगा, ये होना चाहिए, बट ये भी नहीं होता। क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 हो जाएगा, 5s1 एंड 4d5। ये सही विन्यास होगा। इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम्पल है AG47 का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9। ये होना चाहिए था आप वाव नियम के अकॉर्डिंग, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 एंड 4d10, ऐसा हो जाता है। इन्हें कहते हैं अपवाद, इन्हें कहते हैं अपवाद, ठीक है भैया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ऐसा होता है तो क्यों हो जाता है ना। आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, और नहीं चल रहा तो चलना चाहिए। आप थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम आइए देखते हैं। 3d4 है और 3d9 है, इसी तरह 4d4 है। d9 और d4 पर ऐसा होता है, तो हम थोड़ा सा इसको साफ करके आपको क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ठीक है ना। देखिए डी कोर्स में हमने आपको अभी बताई कि 5 कक्षक बनती हैं। कितनी बनती हैं? 5, है ना। डी कोर्स में
5 कक्षक बनती है। अभी हम इसका विन्यास कर रहे हैं, ये 3D4 है और ये 3D5। अब एग्जांपल एक और लेते हैं, यहाँ पर 5 कक्षक होते हैं, ये 3D9 का होगा। अब D4 D9 रखो, 3 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 हो गई, ये D10 रखो, क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। D4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 भरेंगे तो ये कंडीशन होगी, और इसमें 5 है तो ये होगा, ये होगा 4 1 5, है ना। तो जब इसमें एक खाली रह गया तो इसको हम कहेंगे अपूर्ण। क्या कहेंगे? अपूर्ण। और इसमें अर्धपूरित, एक एक इलेक्ट्रॉन है पांचों में, तो इसे हम कहेंगे अर्धपूरित, ठीक। D9 को भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। ये भी कंडीशन क्या होगी हमारी? अपूर्ण कहलाएगी। और D10 को भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये क्या है? पूर्ण पूरित, ठीक है ना। प्रत्येक कक्षक में 2 के हिसाब से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भैया ये अपूर्ण है और ये अपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए सभी तत्व संयोग क्यों करते हैं? अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो देखिए अर्धपूरित या पूर्ण पूरित जो कक्षक होती है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित जो कक्षक होती है, वो अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। क्या होती है? अधिक स्थायी होती है। अधिक स्थायी होने के लिए, अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन d उपकोष में चला जाता है। s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन d उपकोष में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो ये अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होती है, जो कि एक स्थायी विन्यास होता है, जो कि एक स्थायी विन्यास होता है। क्लियर हुई बात? आई समझे? इसके लिए अब जो आपका एग्जाम्पल रखा हुआ है, इसके लिए एक नोट लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? नोट। नोट है हमारा अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन, s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन d उपकोष में चला जाता है। s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन d उपकोष में चला जाता है। आई बात समझ में? ये था हमारे आपबाउ नियम के अपवाद, यानी आपबाउ नियम से विचलन प्रदर्शित करने का कारण, कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है ना। तो इस बारे में ये था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी भी भूलेगा नहीं और आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका आज ये आपबाउ नियम का टॉपिक समाप्त होता है। आपबाउ नियम कंप्लीट हो गया, उसके अपवाद भी हो गए। आज के यानी आगे का टॉपिक जो भी होगा वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।